हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोलेट एक्ट के बारे में। इस रोलेट एक्ट को जानने के क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसे क्यों लागू किया गया, फिर जानेंगे इसकी विशेषताएं क्या है, उसके बाद जानेंगे इसका जन प्रतिक्रिया क्या निकला। जब ये रोलेट एक्ट आया तो इसका प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, तो जन प्रतिक्रिया, और लास्ट में हम जानने का कोशिश करेंगे सरकारी दमन। क्योंकि जब इस काल में, खास करके ये 1920 के दशक में कोई भी घटनाक्रम होता था, क्योंकि जनता जो ने प्रशिक्षित नहीं थी, इस वजह से कोई भी जब आंदोलन स्टार्ट होता था तो एक तो टाइमिंग नहीं होता था इन लोगों में, और टाइमिंग में अलगाव के कारण अर्थात समरूपता नहीं आने के कारण ये सरकारी दमन का, अर्थात सरकार के पास चूंकि एब्सोल्यूट पावर होती है किसी चीज़ को दबाने का, और उसके पास साथ ही लीगल राइट भी होती है कि हम किसी भी चीज़ को हम दबा सके, उसके पास पावर रहती है। इसलिए चलिए जानते हैं। आप सर्वप्रथम जानते हैं कि क्यों लागू किया गया, फिर जानेंगे इसकी विशेषता, और उसके बाद जानेंगे जन प्रतिक्रिया क्या रहा, और लास्ट में जानेंगे हम सरकारी दमन। देखिए लागू क्यों किया गया। इसको लागू करने के क्रम में चूंकि 1920 का दशक, खास करके जो 1905 से 1915 का या 1919 का जो दशक है, वो बोला जाता है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के क्रम में, ये बोला जाता है आपको उग्रवादी आंदोलन का दौर। और जिसमें एक तो उग्रवादी आंदोलन का दौर चल ही रहा था, साथ ही साथ यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ रहा था। और इस समय चूंकि यूरोप, खास करके ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था, जिसके वजह से नहीं चाहता था कि भारत पे उसकी पकड़ कमजोर हो, और रूस में एक नई अल्टरनेटिव व्यवस्था आ गई थी जिससे साम्यवादी क्रांति के नाम या बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पे और ऐसा लगने लगा कहीं भारत जो रूस के प्रभाव में आ जाए और उसकी कॉलोनी पे जो भारतीय जो उपनिवेशिक क्षेत्र है उससे उसका रास्ता जो अर्थात रिश्ता जो खत्म ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना को समाप्त करने एवं क्रांतिकारी जो गतिविधि चल रही थी उसको दबाने, तो क्रांतिकारी गतिविधियों क्यों लागू किया, तो राष्ट्रवादी भावना को दबाना था, और साथ ही जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, खास करके बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में, इन सारे क्षेत्रों में जो गतिविधियां चल रही थी उससे ये दबाना चाह रहा था ताकि इस पर कंट्रोल बढ़ना। और इसके लिए महसूस करने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा महसूस किया गया, हमको एक ऐसा पावर चाहिए जिससे हम इस पर कंट्रोल कर सकें। और इसी पावर को लागू करने के क्रम में आया सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट को लागू किया गया। अब जानते हैं थोड़ा इसकी विशेषता। पहले रोलेट एक्ट क्या है ये जान गए, अब इसकी विशेषता भी जानते हैं। देखिए, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें चूंकि इसका नाम ही पड़ा है सिडनी रोलेट नाम का है, तो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी को स्थापित किया गया था, और इस जांच समिति को एस्टैब्लिश किया, और इसने जो रिपोर्ट दिया उसी को लोकप्रिय नाम से हम बोलते हैं रोलेट एक्ट। अब इसकी विशेषता की बात करें तो पहली बात इसमें बोला गया था कि इसमें राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही है, राजनीतिक क्रियाकलाप, इसको दबाना चाह रहे थे। इसको दबाने के लिए
क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में जो राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण जो राजनीतिक क्रियाकलाप हो रहे थे उसे दबाने के क्रम में अधिक शक्ति इसको मिल गई, और इसी शक्ति के क्रम में राजनीतिक क्रियाकलाप को दबाने के लिए मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया कि बिना वारंट के, अर्थात बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर 2 वर्ष के लिए कैद में रख सकते हैं। तो 2 वर्ष की कैद, सिर्फ संदेह हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट के आदेश को पावर दिया गया कि बिना वारंट के 2 वर्ष की कैद कर किसी भी व्यक्ति को, किसके आधार पर? संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर। क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा कानून था, इसलिए इसको काला कानून थे। क्योंकि जैसे अभी भी देखते जो नज़रबंद किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमको इस पर संदेह है, इसलिए हम क्या करते हैं, हो सकता है कि समाज में ये असामाजिक तत्व के रूप में काम करे, या फिर सौहार्द की जो भावना है समाज में उसको समाप्त करने का ये प्रयास कर रहा है। तो इसलिए हम इस व्यक्ति को कैद किया। जैसे जब धारा 356 हटाया गया था जम्मू कश्मीर, तो एहतियात के तौर पर जो प्रमुख राजनेता थे जम्मू कश्मीर के, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो वही बोला कि यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को पावर देंगे कि बिना वारंट का किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष कैद कर सकते हैं, और बिना किसके आधार पर? तो संदेह के आधार पर लगे कि ये घटना करने वाला, ना कि घटना कर दिया। तो ये इसकी विशेषताएं थी, और इसके तहत एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया, स्पेशल कोर्ट स्थापित किया गया। इस रॉलेट एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट को स्थापित किया गया, जिसमें हाई कोर्ट के 3 वकील को शामिल किया गया था, ताकि ये जांच कर सके कि क्या ये सही है और किस व्यक्ति को संदेह के आधार पर बंद कर सकते हैं। तो ये था, जब ये आंदोलन, खास करके ये एक्ट पब्लिश हुआ, अर्थात प्रकाशित हुआ, तो भारतीय राजनेताओं ने, खास करके जो उसमें जो क्रांति आगे बढ़ती, जिसमें गांधी, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, इसके साथ साथ ही तिलक, ये सारे लोग इसके विरोध में आ गए। तो जिसलिए, और इसी क्रम में इसे बोला गया इसे कहा गया बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। अर्थात ना दलील से सकते, ना वकील दे सकते, ना जमानत मिल सकता था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया, जिसमें ना दलील दे सकते, ना वकील रख सकते हैं, तो इसलिए इसको काला कानून कहा। अब जानते, और इसी के विरोध में गांधी ने इस कानून के विरोध में गांधी ने 6 अप्रैल को इसका विरोध में, अर्थात रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आंदोलन को स्टार्ट करने की बात किया गया। 6 अप्रैल बोला कि 6 अप्रैल को हम स्टार्ट करेंगे। और चूंकि इस आंदोलन का, खासकर इस कानून का सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ था पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ तो अमृतसर में, इसका ज्यादा इम्पैक्ट था। तो गांधी यहीं पे शामिल होने के लिए चाह रहे थे और यहीं से स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन गफलत के कारण, अर्थात जो जन आंदोलन करता थे उसमें चूंकि प्रशिक्षित नहीं थी जनता, इसलिए क्या हुआ, 6 अप्रैल से पहले ही कुछ जगह पर स्टार्ट कर दिया आंदोलन। जब आंदोलन स्टार्ट हो गया तो फिर गवर्नमेंट को
वो 6 अप्रैल से पहले बहुत जगह ऐसी घटनाएं होने लगी जिसमें हम ये जो अहिंसक आंदोलन करने का प्रयास किया गया था गांधी के द्वारा, वो हिंसक रूप में आ गई थी, जिसके वजह से फिर इसका स्वरूप ही बदल गया था इस आंदोलन का। और इसी आंदोलन के क्रम में जब गवर्नमेंट के पास पावर आई तो उससे खास करके उस पावर का यूज करने लगा, तो इसके विरोध में मजदूर हड़ताल करने लगे। मजदूर हड़ताल पे चले गए। मजदूर हड़ताल पे चले गए। दुकान बंद कर दी गई। दुकान को बंद कर दिया गया। उपवास रखा गया। जगह जगह पर उपवास रखा गया। और उपवास रखने के क्रम में यही आंदोलन चलते आ रहा था। लेकिन जब आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे बदल गया था, हर जगह पे हिंसक स्वरूप ले रहा था, तो वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब दमन की नीति को अपनाया। जब दमन की नीति को अपनाया तो क्या हुआ वो आपको बता दूं। सरकारी प्रतिक्रिया। सरकार ने क्या किया, चूंकि इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव अमृतसर में, खासकर पंजाब में था, इसलिए सरकार ने स्थानीय जो नेता थे जो आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे, अर्थात आंदोलन को जो चला रहे थे, इसलिए स्थानीय नेता को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि इस आंदोलन का रॉलेट एक्ट का पंजाब में खास करके ज़्यादा असर था, इसलिए स्थानीय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जब स्थानीय नेता को गिरफ्तार कर लिया पहली टर्म, फिर यही अमृतसर में और जालंधर, इस दोनों एरिया में स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, क्योंकि विरोध के क्रम में जब, और यहाँ स्थिति खराब होने का मेन जो कारण था वो ये था कि 10 अप्रैल को एक घटना घटी थी। इसमें 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस कर रहे थे, अर्थात शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिस प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की, और इसके बाद से स्थिति बहुत खराब हो गई। और यहाँ पे हिंसक फिर स्वरूप, जो हिंसा रुकी हुई थी, जब सरकार की प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई, फिर ये हिंसक स्वरूप में ले लिया, और जिसकी वजह से इसके विरोध में पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइन, तो रेलवे को पुलिस, रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन, ये फिर संचार के साधन तोड़ दिए गए। संचार साधन, इन सभी को क्षति किया गया। और यहीं पे 10 अप्रैल को ही फिर मार्शल, और उस एरिया में जहां आंदोलन स्टार्ट हुआ था वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया। और जब स्थिति इसके और ज़्यादा बिगड़ने लगी तो फिर पूरे खास करके पंजाब का जो प्रशासन था अमृतसर के, वो जनरल आर डायर के हाथ में दे दिया गया, और जिन्होंने 13 अप्रैल को इन्होंने मार्शल लॉ लागू किया। और रात में, और फिर जो बैसाखी के दिन जालियांवाला हत्याकांड की जो घटना हुई, वो फिर यहाँ से आगे चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब इसके नेक्स्ट घटनाक्रम की, कि कैसे रॉलेट एक्ट का जो विरोध प्रदर्शन, अर्थात रॉलेट एक्ट ने कैसे भारतीय आंदोलन में एक नया स्वरूप प्रदान किया। और इसके बाद ही जब ये 13 अप्रैल के दिन, जिस दिन जालियांवाला हत्याकांड हो रहा था, उस दिन से भारतीय, खास करके जो भारत के लोग थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे अपना दुश्मन मानने लगे। और यहीं से
भारत का और ब्रिटेन का जो रिलेशन था वो दूर होने लगा, अर्थात भारतीय जनता ब्रिटेन से दूर होने लगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।